Stevens-Johnson syndrome. Stevens-Johnson syndrome. This video is for JNM second year medical surgical nursing 2. What is Stevens-Johnson syndrome? Stevens-Johnson syndrome is a rare serious disorder of the skin and the mucous membrane. It's usually a reaction to medication that starts with flu-like symptoms followed by a painful rash that spreads and blisters. Then the top layer of the affected skin dies, sheds and begins to heal after several days. Stevens-Johnson syndrome is a medical emergency that usually requires hospitalization. तो स्टीवन-जॉनसन सिंड्रोम एक बहुत ही रेयर पर सीरियस कंडीशन है. ये एक मेडिकल इमरजेंसी है. इसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का रिएक्शन होता है. मेडिकेशन से होती है. ये यूजुअली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का रिएक्शन होता है. इसमें कोई भी मेडिकेशन लेने से होती है और ये स्टार्ट होता है पहले एक फ्लू लाइक सिम्टम से. पहले पेशेंट को फीवर होता है, फटीग होता है, ये सब होता है. फिर उसके बाद रैशेस होते हैं पूरे बॉडी में एंड दीज रैशेस स्प्रेड्स टू द होल बॉडी एंड और ये रैशेस कभी कभी इन रैशेस में से जो है खून भी निकलने लगता है बिकॉज जो स्किन की जो आउटर लेयर है, टॉप लेयर है, वो निकल जाती है और स्किन की टॉप लेयर निकलने की वजह से खून निकलने लगता है. सो दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी. Treatment focuses on removing the cause, caring for wounds, controlling pain and minimizing complications as skin regrows. It can take weeks to months to recover. तो ट्रीटमेंट इसका फोकस करता है ऑन रिमूविंग द कॉज. सबसे पहले हमें इसके ट्रीटमेंट में ये करना है कि जिस वजह से हुआ है उस वजह को ख़त्म किया जाए और ये ज़्यादातर मेडिकेशन के रिएक्शन की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है. तो उस वजह को हमें पहले ख़त्म करना है. फिर उसके बाद हमें जो है वूंड का केयर करना है. इसमें एक्सटेंसिव वूंड केयरिंग होती है बिकॉज स्किन की अपर लेयर रिमूव होती है तो ऑब्वियसली पेशेंट को इन्फेक्शन होने का डर होता है. तो इसीलिए वूंड केयर करना ज़रूरी होता है. और फिर उसके बाद वी नीड टू कंट्रोल पेन. पेन को कंट्रोल करना है. इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है. स्टीवन-जॉनसन सिंड्रोम में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है. जैसे बर्न्स में स्किन रिमूव हो जाती है, अपर लेयर ऑफ स्किन झड़ जाती है, वैसी इसमें भी झड़ती है. तो इसीलिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें. एंड मिनिमाइजिंग कॉम्प्लिकेशंस, और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको मिनिमाइज़ करना हमारा ट्रीटमेंट का एम होना चाहिए. एज स्किन रीग्रोस इट कैन टेक वीक्स टू मंथ्स टू रिकवर. और कभी वीक्स भी लग जाते हैं रिकवर होने में और कभी मंथ्स भी लग जाते हैं रिकवर होने में. और जैसे स्किन रीग्रो करती है वैसे जो स्किन होती है वो अपने आप ही रीग्रो करती है. तो इसलिए रीग्रो करने में कभी भी उसको वीक भी हो जाएंगे और कभी उसको मंथ्स भी हो जाएंगे. अ मोर सीवियर फॉर्म ऑफ द कंडीशन इज कॉल्ड द टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, TEN. टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस एक कंडीशन है. इट इन्वॉल्व्स मोर देन 30% ऑफ द स्किन सरफेस एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू द म्यूकस मेम्ब्रेन. तो इसमें क्या होता है 30% से ज़्यादा स्किन सरफेस इन्वॉल्व होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है. और ये इसका सीवियर फॉर्म है. SJS का सीवियर फॉर्म है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस. If patient's condition was caused by a medication, he/she needs to permanently avoid that drug and others closely related to it. और अगर ये किसी मेडिकेशन की वजह से हुआ है, ज़्यादातर ये मेडिकेशन की वजह से ही होता है, तो किसी मेडिकेशन की वजह से हुआ है तो ज़िंदगी भर के लिए उस मेडिकेशन को बंद करके रखना है. मतलब उस मेडिकेशन को पेशेंट ले ही नहीं सकता. जैसे ही वो लेगा उसको ये सिम्टम्स आने लगेंगे. तो वो मेडिकेशन उसको पहले रिकॉग्नाइज़ करना है कि कौन सी मेडिकेशन से हुआ है. बिकॉज कभी भी इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी बीमारी होती है तो हम मेडिकेशंस देते हैं पेशेंट को. एक मेडिकेशन नहीं देते डॉक्टर, 3-4 मेडिकेशन देते हैं. एक पेन की होगी, एक उसमें फीवर की होगी, एक उसमें ये एंटीबायोटिक होगी. तो पता नहीं चल पाता कि कौन सी मेडिकेशन है एक्चुअली जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ है.
तो इसीलिए पहले तो रिकॉग्नाइज करना इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी मेडिकेशन से हुआ है, और अगर उस मेडिकेशन का पता चल जाए तो उसको ज़िंदगी भर पेशेंट को नहीं लेना है। So these are the some of the pictures showing Stevens-Johnson syndrome. आँखों के म्यूकस मेम्ब्रेन, अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन में, तो ये आप देख सकते हो, ये बाहर तो स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब मुंह के अंदर भी हो जाता है, आँखों में भी ये कभी कभी हो जाता है। और दिस इज टेंस टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस सिंड्रोम। तो ये इसमें आप देख सकते हो कि पूरी बॉडी की जो स्किन है वो उसका अपर लेयर रिमूव हो रहा है, तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, और क्योंकि जो अपर लेयर होता है वो रिमूव होता है, और इसके साथ साथ कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है पेशेंट को। Symptoms 1 to 3 days before a rash develops, you may show early signs of Stevens-Johnson syndromes, including fever, a sore mouth and throat, fatigue, burning eyes. तो पहले क्या होता है 1 to 3 days बिफोर अ रैश डेवलप, तो रैश डेवलप होने से 1 से 3 दिन पहले फीवर होता है पेशेंट को, अ सोर माउथ एंड थ्रोट, अ सोर माउथ एंड थ्रोट का मतलब है कि हलक में दर्द होता है, मुंह में दर्द होता है, फटीग, पेशेंट को फटीग होती है बहुत ज़्यादा, और बर्निंग आइज़ में बर्निंग होती है। एज द कंडीशन डेवलप्स अदर साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड, और जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती जाती है तो दूसरे साइन एंड सिम्टम्स ये होते हैं, अनएक्सप्लेन वाइड स्प्रेड स्किन पेन, अनएक्सप्लेन वाइड स्प्रेड स्किन पेन होता है, पूरे स्किन में दर्द होता है, अ रेड और पर्पलिश रैश दैट स्प्रेड्स, और रेड या फिर पर्पल कलर का रैश होता है जो स्प्रेड होता है, ब्लिस्टर्स ऑन योर स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द माउथ, नोज, आइज एंड जेनाइटल्स, तो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं स्किन पर, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, नोज, eyes and genitals, shedding of skin within days after blisters form, तो शेडिंग होती है स्किन की विदिन डेज आफ्टर ब्लिस्टर्स फॉर्म, जैसे जैसे जब ब्लिस्टर बनते हैं, रैश होता है, उसके कुछ दिनों बाद जो है शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन झड़ना स्टार्ट हो जाती है। और ब्लिस्टर्स ऑन योर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ, नोज, आइज एंड जेनाइटल, ब्लिस्टर का मतलब क्या होता है, जो फ्लूइड फिल्ड रैश होते हैं, जिन रैश में पानी होता है, जो पिंपल्स जिनमें पानी होता है, जैसे छाले टाइप जो होते हैं जिनमें पानी होता है, उनको ब्लिस्टर्स बोलते हैं। तो पहले तो रैश आता है, उसके बाद ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, और फिर स्किन झड़ने लगती है। Stevens-Johnson syndrome is a rare and unpredictable illness. Doctors may not be able to identify its cause. और कभी कभी डॉक्टर्स को पता भी नहीं चल पाता ये किस वजह से हुआ है, बट यूजुअली द कंडीशन इज ट्रिगर्ड बाय मेडिकेशन एंड इन्फेक्शन और बोथ। तो ज़्यादातर ये कंडीशन मेडिकेशन की वजह से होती है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से होती है, या फिर दोनों की वजह से होती है। पेशेंट में रिएक्ट टू अ मेडिकेशन वाइल ही इज़ यूजिंग इट, और अप टू 2 weeks आफ्टर ही हैज़ स्टॉप्ड यूजिंग इट, या तो पेशेंट का रिएक्शन मेडिकेशन यूज़ करते वक्त ही स्टार्ट हो जाएगा, या फिर मेडिकेशन उसने ख़त्म कर दिया और उसके 2 हफ्तों के बाद रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस में हो सकता है, या तो मेडिकेशन रोक दी है और रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, या फिर मेडिकेशन चल रही है और तभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। मैंने 2-3 केसेस सफदरजंग हॉस्पिटल में ऐसे देखे हैं स्टीवन-जॉनसन सिंड्रोम में, बच्चों में हुआ है स्टीवन-जॉनसन सिंड्रोम। मैंने जो देखे स्किन वार्ड में, इतना रोते थे बच्चे बिकॉज उनको इतना पेन होता था बिकॉज ऑफ दिस रैशेस एंड ऑल, और कभी कभी तो आंखें भी उनकी नहीं खुल पाती थी, और पूरे बॉडी पर एक बच्चे को मैंने देखा उसके पूरे बॉडी पर रैश, पूरे बॉडी की स्किन खराब हो गई थी। Drugs that can cause Stevens-Johnson syndrome include anti-gout medication. Anti-gout medication such as allopurinol. तो कौन कौन सी ड्रग्स की वजह से हो सकता है एंटी गाउट का मतलब क्या होता है, जब यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जॉइंट्स में पेन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गाउट। एंटी गाउट मेडिकेशन सच एज एलोप्यूरिनॉल,
एलोप्यूरिनॉल एक मेडिकेशन है जो गाउट के वक्त देते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। मेडिकेशन टू ट्रीट सीजर्स एंड मेंटल इलनेस जैसे कि एंटी कन्वल्सेंट्स एंड एंटी साइकोटिक्स, इनकी वजह से हो सकता है। एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स इंक्लूडिंग सल्फासैलाज़ाइन की वजह से हो सकता है। नेविरेपिन भी एक मेडिकेशन है, इसकी वजह से भी हो सकता है। पेन रिलीवर्स की वजह से जैसे कि एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, इन सब की वजह से। या फिर इन्फेक्शंस दैट कैन कॉज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इंक्लूड निमोनिया एंड HIV। तो या तो निमोनिया और HIV इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या फिर इन मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स। अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? एन HIV इन्फेक्शन अमॉन्ग पीपल विथ HIV, द इंसिडेंस ऑफ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज़ अबाउट 100 times ग्रेटर देन अमॉन्ग द जनरल पॉपुलेशन। तो जो लोगों को HIV है उनमें ज़्यादा चांसेस है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होने के। और जो लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम वीक आइदर बिकॉज ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते वक्त जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो हम पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स इसलिए देते हैं क्योंकि हमारी बॉडी वरना किसी और ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारा इम्यून सिस्टम। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं ताकि वो किसी और के ऑर्गन को एक्सेप्ट करे, बॉडी किसी और के ऑर्गन को एक्सेप्ट करे और रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ना हो। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद जो है इम्यून सिस्टम लो हो जाती है बिकॉज ऑफ द इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। और HIV एड्स से इम्यूनिटी लो हो जाती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ से इम्यूनिटी लो हो जाती है। इन सब कारणों की वजह से जब इम्यूनिटी लो हो जाती है तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होने का डर होता है। कैंसर पेशेंट्स, ज़्यादातर ब्लड कैंसर पेशेंट्स को ज़्यादा रिस्क है ऑफ गेटिंग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। Then a history of Stevens-Johnson syndrome. If patient had a medication-related form of this condition, patient is at a risk of a recurrence if he use that drug again. अगर पेशेंट को किसी मेडिकेशन की वजह से हुआ है और अगर वो मेडिकेशन फिर से यूज़ करता है तो उसको फिर से होने का डर होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर्स पूरा मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, डॉक्टर्स पूछेंगे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, कौन सी मेडिकेशन ले रहे थे, ये सारी चीज़ें डॉक्टर्स पूछते हैं। स्किन बायोप्सी में स्किन का सैंपल रिमूव करके लेबॉर्ट्री भेजते हैं टू रूल आउट अदर पॉसिबल कॉज। अगर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम ना हो और कुछ और अगर लग रहा है डॉक्टर को तो उसके लिए स्किन बायोप्सी भी कर सकते हैं। देन कल्चर करते हैं, कल्चर में ओरल कल्चर लेते हैं, ओरल से या स्किन से कल्चर लेते हैं। इमेजिंग करते हैं, इमेजिंग में एक्सरे वगैरह करते हैं। ब्लड टेस्ट में दे आर यूज टू कंफर्म इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन का डर हो पेशेंट को, कभी इन्फेक्शन हो गया है, बिकॉज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम से इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। स्किन हट रही है, हटने की वजह से पेशेंट का बैक्टीरियाज जो है अंदर जा सकते हैं। तो अगर इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स है तो वो कंफर्म करने के लिए भी हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट में ट्रीटिंग स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम्स रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन। और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के लिए हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं, पॉसिबली इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट और अ बर्न यूनिट। या तो हम पेशेंट को ICU में रखते हैं या फिर हम पेशेंट को बर्न यूनिट में रखते हैं। स्टॉपिंग नॉन एसेंशियल मेडिकेशंस, और जितने भी नॉन एसेंशियल मेडिकेशंस हैं उन सबको स्टॉप कर देते हैं। जो पेशेंट पहले ले रहा है उन सारे मेडिकेशन जो एसेंशियल नहीं है जैसे कि पेन किलर्स वगैरह, उन सबको हम स्टॉप कर देते हैं। बल्कि पेन किलर्स तो इसमें देते हैं पर दूसरे नॉन एसेंशियल मेडिकेशंस जो जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें हम स्टॉप कर देते हैं। सपोर्टिव केयर में हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि स्किन लॉस हुआ है और स्किन लॉस होने की वजह से
फ्लूइड भी लॉस होता है। जब आप बर्न्स पढ़ेंगे नेक्स्ट तो मैं आपको बताऊंगी कि स्किन हेल्प करता है इवेपोरेशन ऑफ फ्लूइड्स। हमारा जो फ्लूइड है वो स्किन के थ्रू स्वेट के थ्रू निकल के जाता है बॉडी से। जब हम स्वेट करते हैं तो वी लूज़ लॉट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने नहीं देती, ज़्यादा स्वेटिंग होने नहीं देती, मेंटेन करके रखती है फ्लूइड को बॉडी के अंदर। अब जब स्किन लॉस हो गया है तो ऑब्वियसली फ्लूइड ज़्यादा लॉस होगा, तो फ्लूइड लॉस होने की वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा। तो हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे पेशेंट को। न्यूट्रिशन हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब से दे सकते हैं अगर माउथ में ज़्यादा रैशेस वगैरह नहीं है तो, और फ्लूइड वगैरह हम आईवी बॉटल ये सब दे सकते हैं पेशेंट को। वुंड केयर कैसे करते हैं? कूल वेट कंप्रेस माइट हेल्प सूथ ब्लिस्टर्स। कूल वेट कंप्रेस मतलब हम ठंडे वेट कंप्रेस यूज़ करते हैं। गॉस पीस को पानी में डिबोकर उसके बाद पेशेंट की स्किन को साफ़ करते हैं और इससे पेशेंट को अच्छा लगता है। उसके बाद हम ऑइंटमेंट लगाते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं, पेट्रोलियम जेली लगाते हैं जैसे वैसलीन वगैरह लगाते हैं, और मेडिकेटेड ड्रेसिंग ओवर द अफेक्टेड एरिया। और कभी कभी हम जब ड्रेसिंग करते हैं तो उसके ऊपर पहले हम पैराफिन गॉस लगाते हैं। जो पैराफिन गॉस होता है उसको लगाते हैं, उसके बाद हम ड्रेसिंग करते हैं। फिर हम आई केयर करते हैं। आई केयर इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी पेशेंट्स का आइज़ भी अफेक्टेड होता है और पेशेंट को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं ये देखने के लिए कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है आइज़ में। medications to reduce discomfort, पेन medications to reduce discomfort। तो medications में हम पेन medications देते हैं, टॉपिकल स्टीरॉइड्स देते हैं। टॉपिकल स्टीरॉइड्स जैसे कि आइज़ के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह की क्रीम आती है और ड्रॉप्स आते हैं, तो वो सारे ड्रॉप्स हम देते हैं पेशेंट को। एंटीबायोटिक्स टू कंट्रोल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को। और डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी अदर सिस्टमिक मेडिकेशन कैन बी कंसिडर्ड इंक्लूडिंग ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड डिहाइड्रेशन। अब ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट के सोर्स होंगे माउथ और थ्रोट में, तो उससे भी उसको खाना पीना डिफ़िकल्ट होता है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। फिर उसके बाद आई प्रॉब्लम्स हो सकती है। आई प्रॉब्लम्स में इन्फ्लेमेशन होगा, आई में इन्फ्लेमेशन हो सकता है आई में। और ड्राई आई हो सकती है। ड्राई आई मतलब पेशेंट की आंखें अगर सही से बंद नहीं होगी तो ड्राई आई होगा पेशेंट को। लाइट सेंसिटिविटी हो सकता है। लंग इन्वॉल्वमेंट में द कंडीशन में लीड टू एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट अगर बहुत सीवियर कंडीशंस में ऐसा होता है कि इट हैज़ अफेक्टेड द फेरिंग्स, इट हैज़ अफेक्टेड द लैरिंग्स ऑल्सो। बहुत सीवियर कंडीशंस में अंदर तक जाते हैं सोर्स, जो सोर्स होते हैं, जो इसके जो रैशेस होते हैं वो अंदर तक जाते हैं फेरिंग्स और लैरिंग्स के अंदर तक, तो तब एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। परमानेंट स्किन डैमेज, अब ज़्यादा दिन अगर स्किन ऐसी रहेगी तो उसके बाद जब नई स्किन आती है तो कभी कभी स्कार्स पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं और हेयर फॉल होने लगता है, या फिर पेशेंट को या फिंगर नेल्स या टो नेल्स जो है सही से ग्रो नहीं हो पाते, तो ये स्किन डैमेजेस हो सकते हैं। सो दीज वर द कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू।